नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज के अंदर अभी तक हम 56 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको वो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन जाके चेक कर सकते हो। आज का जो हमारा सेट है वो सेट नंबर 57 है, जो कि 3 फरवरी को प्रथम पारी में हुआ था। और यहाँ पर जितने भी सवाल पूछे गए थे हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पेपर को। और पहला सवाल कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया था। और वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्पेशल रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन डील है टेक्स्ट बुक की ओर से। आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट यहाँ पर लाइफ टाइम पास है वो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए एक्स्ट्रा 209 रुपये का डिस्काउंट लेते हुए 490 रुपये में इस डील को ग्रैब कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इस पास आप लेते हो लाइफ टाइम वाला तो ग्रुप डी की लाइव जो कोचिंग रहती है टेक्स्ट बुक ऐप पर वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो इसके साथ ये एड ऑन है, ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइएगा। यहाँ पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। बाकी आप एक वर्ष का पास लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन कोड से। ये आपके टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर वैलिड है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहती है। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं इन सभी मैथ के क्वेश्चन का क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। कि इनका एलसीएम बताना है। अब देखो, एलसीएम तो बाद की बात है, पहले तो इनका अंडरूट लीजिए। 36 का कितना हो जाता है? 6 होता है। और 64 का 8 हो जाता है। अब यदि आप इनके टुकड़े करते हो तो कितना आ जाता है? 2 और 3 आ जाते हैं। 8 के करोगे तो 2 की पावर 3 हो जाता है। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी पावर लेंगे। 2 की पावर सबसे बड़ी कितनी है? 3, और 3 की 1 है। तो यही हमारा एलसीएम हो चुका है। अब इनको आप यदि मल्टीप्लाई करते हो तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 है, इंटू 3 बराबर 24 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ से। सवाल नंबर 10 की बात करते हैं कि एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए स्कूल से पार्क तक की दूरी तय करता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस जाते हुए समान दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लगता है तो पार्क से स्कूल के बीच की दूरी बतानी है। देखो, ये दो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर स्कूल हो गया है, यहाँ पर पार्क हो गया है। स्कूल से जब पार्क जाता है तो कितना टाइम, किलोमीटर की चाल उसकी क्या है? किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वो वापस आता है, यानी कि जब वो वापस आता है तब उसकी चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये है। ये उसकी जाने की चाल है, ये आने की चाल है। अब हम जानते हैं कि औसत चाल कब हम निकाल सकते हैं? जब दूरी बराबर होती है उनके बीच में, तो हम फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, दोनों के टाइम दूरी बराबर है तो हम औसत चाल निकाल सकते हैं। यानी कि औसत चाल कितनी हो जाएगी? ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू पहली दूरी, पहली चाल, दूसरी चाल, कोई सी भी चाल लग सकते हो आप पहली, और नीचे दोनों का योग आता है चाल का। जब आप ऐसा करोगे तो 20 4 बार, 25 5 बार, 5 से 5 और कट जाएगा, 8 आ जाएगा आपका आंसर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह हमारी चाल आ चुकी है पूरी दूरी के दौरान। टाइम आपको 5 घंटे दे रखा है। दूरी पूछी गई है, दूरी पूछी गई है पार्क से स्कूल की। अभी हमारी जो दूरी निकलेगी वो पूरी दूरी, यानी कि कितने, 5 घंटे में कहाँ से स्कूल से पार्क गया और पार्क से स्कूल आया वापस, इतनी दूरी हुई। तो देखो, 8 किलोमीटर चाल है उसकी, और समय से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो यह 40 आ जाता है। 40 किलोमीटर दूरी आ चुकी है। अब ये दूरी क्या है? स्कूल से पार्क जाने की और वापस आने की है। यानी कि हमें स्कूल और पार्क के बीच की दूरी पता करनी है तो इसका आधा करना पड़ेगा। 40 का आधा करोगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी वो दूरी आ चुकी है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 11 की बात करें। देखो, 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 10 इंटू 18 कर देंगे हम, ठीक। पुरुष का एक दिन का काम आप यदि m मानते हो तो m से और मल्टीप्लाई कर दो कि एक पुरुष एक दिन में m काम करता है 10 दिन में, यानी 10 पुरुष एक दिन में 10 m काम कर देंगे और 18 दिन में इतना काम कर देंगे, ठीक है। ये टोटल काम हो चुका है। अब वो कह रहा है 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य करने को शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो देखो, 6 दिन बाद होते हैं शामिल, यानी कि 6 दिन तो सेम स्टाफ से काम चला है, तो हम कह देंगे कि 6 दिन का काम तो हो चुका है, ठीक है। बचा हुआ काम निकालते हैं कैसे? 6 दिन का तो काम हो चुका है, तो 6 दिन का काम कितना होगा? यदि एक आदमी m काम करता है तो 10 आदमी 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 दिन में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 दिन में इतना काम कर चुके हैं। बचा कितना होगा फिर?
यदि 18 दिन का टोटल काम था, 6 दिन का काम कर दिया है, तो m इंटू 10 इंटू 12 इतना काम बच चुका है। इस कार्य को कौन कौन करते हैं? 10 तो पुरुष वो थे जो पहले थे, 5 और आ चुके हैं, यानी कि 15, और मैन एक दिन में m काम करता है, तो कितने दिन लगाएगा? तो हमने x मान लिया कि x दिन लगाएगा, तो यहाँ m से m कट चुका है, बाकी 10 इंटू 12/15 हो चुका है, बराबर x है। यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 2, 3 और काटने पर आ जाएगा 4, 8, यानी x का मान कितना आ चुका है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 दिन आ चुका है, 8 दिन, यानी कि बचा हुआ काम वो 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर आपका 2 आ जाएगा। सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। समीकरण युग्म 2 की पावर x प्लस वाई बराबर इतना दे रखा है, और x प्लस वाई बराबर 16 दे रखा है, और 64 की पावर x माइनस वाई बराबर 2 दे रखा है। तो बताना है कि कौन सा हल होगा, कि एक ही हल होगा, अद्वितीय हल कहते हैं जिसको, कोई भी उभयनिष्ठ हल नहीं होगा, ये कहना है कि कोई भी हल नहीं होगा, या फिर अनंत हल होंगे। तो बताना है कि कौन सा हल होगा। तो देखो क्या होता है कि जब कोई दो रेखाएं आपस में काटती है, तो जो ये बिंदु काटा है यही हमारा हल हो जाता है। हम कह देते हैं x इतना है और y इतना है, ठीक है, तो यही हमारा हल होता है। यदि रेखाएं नहीं काटती तो कोई हल नहीं होता है, और यदि रेखाएं एक के ऊपर एक है, यानी कि दोनों समीकरण एक ही रेखा को निरूपित करती है, तो हम कह देते हैं कि इसके अनंत हल होंगे। तो क्या होता है कि यदि हमारी दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 हो बराबर 0, और दूसरी यदि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर यदि 0 हो, तो इनके कब अद्वितीय हल होंगे? तो एक तो होता है अद्वितीय हल, दूसरा हो जाता है कि जब कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो, और तीसरा होता है अनंत हल, अनंत हल। तो अद्वितीय हल कब होता है कि यानी एक ही हल, जब रेखाएं इस प्रकार से काटती है। कोई हल कब नहीं होगा? जब दोनों समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं काटेगी वो। और अनंत हल कब होगा? जब दोनों रेखाएं एक ही रेखा को निरूपित करती है, ठीक है, तो ये हो गया है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब अद्वितीय हल होता है, तो जो a1/a2 होता है, ठीक है, ये b1/b2 होता है, ये बराबर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? बराबर नहीं होते हैं। यदि जो x का गुणांक है उसको a1 कह दिया, y का गुणांक है उसको b1 कह दिया। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन में x के गुणांक को a2 कह दिया, y के गुणांक को b2 कह दिया। इनका अनुपात बराबर नहीं हो तो हम कह देंगे अद्वितीय हल है। दूसरी बात करते हैं कि कोई हल कब नहीं होगा, कोई हल कब नहीं होगा, यानी कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि b1 ये तो बराबर हो मगर ये बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे कोई हल नहीं होगा। और अनंत हल में क्या होगा? ये तीनों के तीनों बराबर होंगे, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 और c1 क्या था? c1/c2 हो जाएगा आपका, इस प्रकार से c1/c2 हो जाएगा। हम इस प्रकार से कह देंगे तीनों बराबर होंगे। तो अद्वितीय हल में a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होंगे, और जबकि कोई हल नहीं के अंदर क्या होता है कि ये तो बराबर होंगे, लेकिन जो हमारा कांस्टेंट राशि है वो बराबर नहीं होगी। तो और अनंत हल में तीनों बराबर होंगी। अब देखो, हमें सबसे पहले तो इक्वेशंस निकालनी पड़ेगी। देखो, इससे पहली इक्वेशन आप निकालते हो तो 2 की पावर कितनी दे रखी है आपको? x प्लस वाई बराबर 16 दे रखी है। तो मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर x प्लस वाई है, 16 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि x प्लस वाई, यदि ये जो बेस दोनों का बराबर है तो मैं कह सकता हूँ उनकी पावर भी बराबर होगी, यानी x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा? 4 आ चुका है। ये हो चुका है, एक समीकरण यहाँ से आ चुकी है। दूसरा हम इसको हल करेंगे। 64 की पावर आपको 64 की पावर x माइनस वाई बराबर आपको कितना दे रखा है? 64 की पावर 2 दे रखा है आपको, ठीक है, कितना दे रखा है? 2 दे रखा है।
तो सबसे पहले 64 को आप लिखिए, क्या लिखोगे, 2 की पावर 6 लिख दोगे और उसकी पावर x माइनस वाई है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, बीच में माइनस है, x माइनस वाई बराबर 2 की पावर 1। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस वाई, अब ये 6 इसके मल्टीप्लिकेशन में था, ठीक है, इधर मल्टीप्लिकेशन में बराबर 1 आएगा, क्योंकि बेस है दोनों का बराबर हो चुका है। तो x माइनस वाई बराबर मेरा कितना आ चुका है, 1/6 आ चुका है, आ चुका है। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप इनको इधर ले आओगे। अब हमारी एक इक्वेशन क्या बन चुकी है, x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, और दूसरी क्या बन चुकी है, x माइनस वाई माइनस 1/6 बराबर 0। ये दो इक्वेशन बन चुकी है। अब आप इसमें चेक करो, x का पहली इक्वेशन में x का गुणांक a1 हो जाएगा, कितना है 1। दूसरी इक्वेशन में x का गुणांक a2 हो जाएगा 1, बराबर y का गुणांक 1, और दूसरी इक्वेशन में y का गुणांक -1। तो ये आपस में बराबर नहीं हुए, यहाँ से तो एक मान आया और यहाँ से -1 मान आया है, तो ये हमारे बराबर नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे तो ये ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 कट चुके हैं, या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब हमें मान और निकालना पड़ेगा। मान कैसे निकालोगे आप, देखो मान कैसे निकालोगे, हमारे पास पहले से इक्वेशन एक तो ये थी, ठीक है, एक तो ये इक्वेशन थी, एक इक्वेशन ये थी। तो हमें पता है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया होता है, तो x और y का मान आप किस प्रकार से निकालते हो, यदि दोनों को जोड़ दे के आधा कर देंगे तो वो x का मान आ जाएगा। तो यदि आप दोनों को जोड़ते हो तो ये आ जाएगा 4 सही 1/6, और यदि आप करते हो तो ये हो जाएगा 4 6 24 और 1 25, 25/6, 6/2 और करना है आपको, लास्ट में 2 से भाग देना है, तो 25/12 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोनों को घटाते हो तो 4 में से 1/6 घटाते हो तो कितना आ जाएगा, ये आपका आता है 3, 3 घटाते हो तो 1 तो घट जाता है, 3 आ जाता है, और 5/6 और आ जाता है, इतना आ जाता है। ठीक है, अब यदि हम इसको और सरल करते हैं, और सरल करते हैं, या 4 में से देखो आप, मैंने तो इसको घटा दिया है, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, एक बार मिटा देता हूँ वापस से, कि 4 माइनस 1/6 था। अब 4 6 24 माइनस 1 करोगे, 4 में से 1/6 घटाओगे तो 4 6 24 हो चुका है। ठीक है, 24 में से 1 कम करोगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25/6 है तो ये भी 25/12 हो जाएगा। ऐसा कैसे हो रहा है, देखो 4 में से 1/6 घटाओगे, ये आया, फिर नीचे आप इसका एलसीएम लोगे, 4 6 24 हो जाएगा, 1 घटाओगे 24 में से तो 23 हो जाता है, 23/6, और उसको आधा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 से भाग दोगे ना लास्ट में, इसके नीचे 2 से और डिवाइड करना था इसको पूरे को, तो इस प्रकार से आपका x और y का मान आ जाएगा। आप चेक कर लो किसके अंदर है, तो ऑप्शन 1 में तो 23/12 है, जबकि हमारा x का मान कितना आ रहा है, 25/12 आ रहा है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से करना है ये सवाल। सवाल नंबर 13 की बात करें, 13 की बात करें कि 1200 सेब लड़कों के एक समूह में बीच में वितरित किए जाते हैं। प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर सेब मिलते हैं। यानी कि हमने मान लिया कि लड़कों के समूह है, यानी टोटल लड़कों की संख्या को यदि मैंने x मान लिया तो प्रत्येक लड़के को कितने सेब मिलते हैं, मैंने कह दिया 3x, यानी लड़कों के 3 गुने, यानी जितनी लड़कों की संख्या है उसके 3 गुने सेब मिलते हैं एक लड़के को। तो टोटल लड़के कितने, x, तो इसको आपको एक लड़के को यदि 3x मिलते हैं तो टोटल की बात करें, टोटल को कितने मिले, 3x इंटू x, और ये आपका बराबर होगा 1200 के। तो यहाँ से 3x² बराबर हो चुका है 1200 के, तो x² बराबर आ जाएगा 400 के, x का मान आ जाएगा 20। 20 क्या था, लड़कों की संख्या मानी थी हमने, ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 15 की बात करें तो इनका आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, तो 22 हो गया, 24 हो गया, 48 हो गया और 16 हो गया।
टुकड़े करते हैं, ये 11 और 2 के अंदर टूट जाएगा। जब आप इसकी बात करते हो तो इसके टुकड़े क्या क्या होंगे, एक तो 8 होता है जिसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और एक 3 होता है। इसी प्रकार से जब इसकी बात करते हैं तो ये 24 का डबल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 16 2 की पावर 4 होता है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे आता है। और 16 की बात करते हैं तो एक तो 8 होता है यानी 2 की पावर 3 होता है और उसको 2 से मल्टीप्लाई, या 2 की पावर 4 हो गया सिंपली। अब देखो 2 की बड़ी सबसे बड़ी पावर कितनी है यहाँ पर, 2 की सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 4 है। 3 की सबसे बड़ी पावर की बात करें तो 1 ही है, और इसी प्रकार से 11 की सबसे बड़ी पावर भी 1 ही है। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 4 को 16 लिख सकते हैं और ये 3 इंटू 11, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 48 हो गया। 48 को आप जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे 8 आएगा, और 4 को जोड़ोगे 12, एक 528 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 आएगा। सवाल 19, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का दुगना है एवं शेष का 6 गुना है, शेष 8 है तो भाजक का मान बताना है। सबसे पहली बात तो भाजक भागफल और शेष भाज्य क्या होते हैं, तो देखो इस प्रकार से आपका भाग होता है तो यहाँ पर जो लिखते हैं उसको भाजक कहते हैं, यहाँ पर आपका भाज्य होता है, यहाँ पर आपका भागफल लिखते हैं, और यहाँ नीचे कहीं बचता है, जो लास्ट में बचता है उसको हम कहते हैं शेष कहते हैं। इस प्रकार से तो देखो वो क्या कह रहा है कि शेष यदि 8 है और भाजक है जो शेष का 6 गुना है, यानी शेष आपकी वैल्यू दे रखी है 8 दे रखी है, और जो भाजक है वो शेष का 6 गुना है, यानी कि 8 है तो इसका 6 गुना 48 भाजक हो चुका है। एक चीज और दे रखी है, भाजक भागफल का दुगना है, यानी भाजक दुगना है तो भागफल कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये दे दिया। अब आपसे भाज्य का मान पूछा गया, यानी कि इसका मान पूछा गया कितना होता है, तो क्या होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी भाजक इंटू भागफल को मल्टीप्लाई करके उसमें शेषफल जोड़ दो, ये आपका भाज्य होता है। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, ये हो जाता है आपका शेष या शेषफल बोल दो। तो भाजक की जब बात करते हैं तो कितना है 48 है, भागफल की बात करते हैं तो कितना है 24 है, और शेष की बात करते हैं तो 8 है। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 48 के यदि टुकड़े करूँ 24 इंटू 2 में तोड़ सकता हूँ, और फिर 24 यहाँ पर भी है, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 होता है, और 576 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, एक आई हांसल, ये 14 और एक 15 आ जाएगा, एक आई हांसल 10 और एक 11, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन आपके पास 11 52 आ चुका है। इसमें अब 8 जोड़ना है आपको, तो ये 11 60 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 21 की बात करते हैं। यदि ये k दे रखा होता है तो इसका मान क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। 4 दे रखा है तो ये 16 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आपका। सवाल नंबर 23 की बात करते हैं। 7 संतरे 28 सेब और 42 आम के पेड़ों को पंक्ति में किस प्रकार से लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया कि देखो जैसे ये एक पंक्ति है इस प्रकार से, ठीक है, ये दूसरी पंक्ति हो गई, तो इनको हम कहते हैं पंक्ति, इनको कहते हैं पंक्ति। तो देखो पंक्ति, एक पंक्ति में अब देखो कि कितने पेड़ आएंगे तो हमें बताना है, यानी समान संख्या में हर पंक्ति में, जैसे मैंने अभी 4 पेड़ लगाए तो हर पंक्ति में 4-4 पेड़ लगाने हैं, 5वीं पंक्ति में भी 4 पेड़। वो कह रहा है कि हर पंक्ति में समान पेड़ लगने चाहिए और प्रत्येक पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ होने चाहिए, ठीक है, दूसरे तरह के पेड़ नहीं होने चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका HCF लेना पड़ेगा। जब आप HCF लोगे तो कितना आ जाएगा, सब में 7-7 है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो हमारा HCF 7 आ चुका है, यानी हर पंक्ति में 7 पेड़ होंगे। तो पहले हम संतरे के 7 पेड़ लगा देते, मैं ये बताने के लिए है। देखो 4 तो ये हो गए और 3 और हो जाएंगे, 7 लग चुके हैं, यानी कि हर पंक्ति में 7-7 पेड़ लगेंगे। तो यहाँ पर पहली पंक्ति में तो संतरे के पेड़ आ गए। अब देखो 28 सेब के पेड़ है और एक पंक्ति में 7 लगेंगे, तो आप क्या करोगे, 28 को 7 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास 4 आ जाएगा।
यानी 4 पंक्ति सेव की हो जाएगी, अगली 4 पंक्ति है जो सेव की हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या बात कर रहे हैं कि आम की कितनी पंक्ति होगी, तो 42 टोटल है, एक में 7 लगेंगे तो कितने हो जाएंगे 6, यानी 6 पंक्ति इसकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक पंक्ति संतरे की हो गई, 4 सेब की हो गई और 6 किसकी हो गई, आम की हो गई। सबको जोड़ोगे टोटल 11 पंक्ति आ गई है। ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन 24, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है तो इसके शीर्ष की ऊंचाई 6 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उसकी जो तीनों भुजाएं होती है, उसकी चारों मेर की जो बाउंड्री होती है, उसी को हम परिमाप कहते हैं, किसी भी आकृति। तो त्रिभुज में क्या हो जाएगी, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, और समबाहु त्रिभुज दिया गया है, इसका मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। तो हम 3 से यदि डिवाइड करते हैं तो हमें प्रत्येक भुजा की लंबाई आ जाएगी, यानी एक भुजा समबाहु त्रिभुज में 12 की है, ये आ चुकी है। ऊंचाई आपको 6 दी है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 आधार 12 है और ऊंचाई 6 है, यदि आप रखते हो तो आपका आंसर 36 आ जाता है, 36 मीटर स्क्वायर। अब देखो एक तरीका और है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, यानी समबाहु त्रिभुज में जब बात की जाती है क्षेत्रफल की, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, ये होता है। यदि इसके अंदर मान रखते हैं √3/4, a का मान यदि आप 12 रखते हो तो 12 इंटू 12 हो जाएगा। इस 12 को काटोगे 4 से 3 आ जाएगा, तो ये आपका 36√3 आ रहा है। तो यहाँ 36√3 आ रहा है और ऊपर 36 आ रहा है, यानी कि उसने जो ये ऊंचाई अपनी तरफ से दी है, इस वजह से ये मान 36 आ रहा है। जबकि एक्चुअल में यदि समबाहु त्रिभुज की बात करता तो 36√3 आता है यदि फॉर्मूले से। इस वजह से इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं बनाया गया है। उन्होंने अपनी तरफ से जो ऊंचाई दी है वो उन्होंने कैलकुलेट करके नहीं दी है, ऐसे भी कुछ भी दे दिया है। इस वजह से ये 36 आ रहा है और ये 36√3 आता है, क्योंकि ये क्या है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, तो इससे भी उतना ही मान आना चाहिए था जितना इससे आना चाहिए था यदि समबाहु त्रिभुज की बात की जाती है। तो इस वजह से ये सवाल थोड़ा अच्छे से सेट नहीं है, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर इस वजह से 36 दिया गया है कि यहाँ से तो हम ये भुजा निकाल लिए और यहाँ से ऊंचाई निकाली है और ये 36 आ चुका है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है। बाकी ये दोनों ही आंसर सही है, लेकिन ये नीचे वाला आंसर तो आपको ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है, तो ये भी कारण हो सकता है। बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल नंबर 29, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% दर पर 1/5 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 600 है तो उसकी पूंजी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मान लिया, देखो ये भिन्न में जो दे रखा है, हम क्या करते हैं, इसके जो हर के अंदर दे रखा होता है उनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, दोनों का एलसीएम लोगे तो 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 का 2/3 आप भाग निकालते हो तो कितना हो जाता है, 15 के 2/3 की बात करोगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से 15 का 1/5 की 5 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 15 का यानी कि अब शेष भाग पर 15% की दर से निवेश, तो 13 यहाँ पर हो चुका है, बचा कितना, 2 बचा, तो 2 भाग पर 15% की दर से। अब इस 10 के ऊपर तो वो क्या कर रहा है, देखो 3 भागों में इसको बांट देते हैं हम। 10 पर तो 6% की दर से ब्याज लग रहा है, जो उसको ब्याज ले रहा है वो, यानी कि उसने जो राशि निवेश की है 10 रुपए निवेश की है, कितने पे, 6% से। इस प्रकार से कह दो आप। अब देखो यहाँ पर यदि हम काटते हैं तो ये मान आपका भिन्न में आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 150 मान लेता हूँ। तो यहाँ 100 हो गया, यहाँ 30 हो गया, सबके पीछे एक 0 लगानी पड़ेगी। अब देखो 100 का 6% निकालते हो तो आप 6 आ जाता है। इसी प्रकार से 30 का 10% पूछा है दूसरे भाग पर 10% की दर से, तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 20% का जब 15 निकालोगे आप, ये भी आपका 3 आ जाएगा। यानी उसको जो आय हुई है वो अनुपात में 9 हुई है, पहले पे, दूसरे पे 3 हुई है, तीसरे पे 3 हुई है। तो टोटल आय उसकी देखी जाए, क्योंकि ये जो ब्याज मिला है यही तो उसकी आय है। 150 रुपये तो उसने पूंजी लगाई है और उस पर उसको 12 रुपये ब्याज मिला है, 6 3 3, तो ये 12 रुपये का जो ब्याज मिला है यही तो उसकी आय है।
तो 12 अनुपात, और यहाँ पर आए उसको 600 दे रखी है, यानी 12 की वैल्यू 600 दे रखी है आपको। पूछा किसकी गई है, पूछा उसकी पूंजी गई है, तो पूंजी हमारे पास कितनी है, 150 अनुपात है। 12 की वैल्यू यदि 600 है तो हम कहेंगे 600/12, और 150 की निकालनी है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 12 से यदि आप काटते हो तो ये 5 और 0 50 बार गया, ये 75 और 2 जीरो आ जाएगी, 7500 हो गया, यानी उसने 7500 पूंजी लगाई स्टार्टिंग में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 32, यदि कोट 3 थीटा प्लस कोट 6 थीटा बराबर 1 है तो tan 15 थीटा का मान बताना है हमको। अब देखो कोट, अब आप ये 1 मान कब आता है, देखो जब भी यदि 1 आता है, कोट थीटा प्लस कोट 6 थीटा बराबर 1 आता है, या साइन थीटा ऐसे आ जाए, साइन ए प्लस साइन बी बराबर 1, इस प्रकार से मिलता है आपको। तो ये ऐसा कब होता है, साइन ए साइन बी, जब a प्लस बी की वैल्यू बराबर 90 होती है तब इनका मान 1 होता है। चाहे साइन ए साइन बी बराबर 1 कर दो, चाहे कोस ए कोस बी बराबर 1 कर दो, कुछ भी कर दो, यानी कि 1 जब भी होगा, दो दो एंगल अलग अलग दिए हुए हैं और वो 1 तभी होगा जब उन दोनों एंगल का योग 90 के बराबर हो। तो यहाँ पर आपको एक तो 3 थीटा दिया गया, एक 6 थीटा दिया गया, यानी कि यदि ये 1 है तो हम कह सकते हैं कि 3 थीटा प्लस 6 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 के बराबर होगा। और यहाँ से इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 थीटा आ जाएगा, 9 थीटा बराबर 90 के। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 10 डिग्री आ जाएगी। अब ये 10 हमें मान किसका पूछा है, tan 15 थीटा का पूछा है। थीटा की जगह 10 रखोगे तो कितना हो जाएगा, tan 150 हो जाएगा। अब 150 का मतलब क्या है, हमको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। हम कहेंगे 90 प्लस 60 हो जाएगा, 90 प्लस 60 हो जाएगा। अब देखो जब भी 90 होता है तो tan किसके अंदर चेंज हो जाता है, कोट के अंदर चेंज हो जाता है, tan चेंज हो जाएगा कोट के अंदर, तो ये कोट 60 लिख सकते हैं। अब हम इसको कोट 60, ठीक है। और दूसरे चतुर्थांश की जब भी बात करते हैं, देखो 90 प्लस थीटा, यानी कौन से में आएगा, दूसरे में, और दूसरे में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या आएगा आपका, tan नेगेटिव आएगा, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस कोट 60 आ चुका है। अब इसकी वैल्यू आप जानते हो, माइनस तो बाहर है ही है, और कोट 60 की वैल्यू 1/√3, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका 2 हो चुका है। ये सवाल बताना दोस्तों आपको समझ में आया क्या, सवाल नंबर 32। यदि नहीं आया तो मैं इसके लिए आपको, जैसे ये 150 एंगल निकालने होते हैं, 450 405 एंगल पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये आप कमेंट के अंदर मुझे बताना कि ये सवाल आपको समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। यदि किसी वस्तु को 150% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो 150% लाभ, देखो क्रय मूल्य 100 होता है, 100% होता है। अब 150% लाभ है, 150, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका मतलब 100 प्लस 150 250 हो जाएगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य 250 हो गया, क्रय मूल्य 100 हो चुका है। यदि इन दोनों को देखें, अनुपात में देखें, तो कितना हो जाएगा, 10:25 कह दो, पीछे दोनों से एक एक जीरो हटा दिए, और सरल करोगे तो 2:5 कह दो, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:5 आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया है। क्वेश्चन 37 की बात करते हैं। क्या पूछा है, एलसीएम आपसे निकालना है इन तीनों का। तो देखो हम जानते हैं कि जो 36 है, 36 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे जब 144 आएगा, 72 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब 144 आएगा, यानी 144 के अंदर ये 36 भी छुपा हुआ है, 72 भी छुपा हुआ है, यानी कि जो हमारा एलसीएम आएगा वो 144 ही होगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों के दोनों छुपे हुए हैं। यानी कि जिस संख्याओं से इसको आप काटोगे उस संख्याओं से 36 तो आराम से कट जाएगा। तो क्योंकि 144 में 36 भी आ रहा है, 72 भी आ रहा है, तो ये दोनों संख्याएं जिससे भी कटेगी, 36 इसके अंदर है, 72 भी छुपा हुआ है, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। इससे एलसीएम की बात करें तो 144 आएगा। बाकी यदि आप देखो तो देखो 36 होता है, 72 होता है, 144 होता है, ठीक है, इस प्रकार से है। तो 36 की बात करें, अब जब 36 का भाग दोगे तो ये एक बार आएगा, ये 2 बार आएगा, ये 4 बार आएगा, इस प्रकार से। तो हम कह सकते हैं एक बार तो हमने 36 कॉमन ले लिया है, अब अंदर क्या और कॉमन ले सकते हैं, अब 36 का तो भाग जा नहीं रहा, अब हम 2 का देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का और दिया तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2 बच जाएगा, अब 2 का और दिया तो सारे 1 1 1 हो जाएंगे।
तो हम कह सकते हैं 36 इंटू 4 144 आ चुका है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि बड़ी संख्या में जो छोटी संख्याएं दे रखी है यदि उनका भाग जाता है तो उनका एलसीएम वो बड़ी संख्या ही होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 38 की बात करें। एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर 10% की वृद्धि की जाती है, तो कुल कितना परिवर्तन हुआ। देखो कमी को हम माइनस लगा के लिखते हैं, इस प्रकार से कमी हो चुकी है, और वृद्धि को हम प्लस से लिख देंगे 10%। अब हमारे पास टोटल कुल कितना परसेंट की वृद्धि है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, कंपाउंड परसेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। इनके साथ मान रखोगे, एक्स का मान -20 रख दिया है, वाई का मान 10 रख दिया है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और x इंटू वाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 200 बटे 100 हो गया है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ पर -20 प्लस 10 -2। अब देखो -20 में से 10 घटाओगे, क्योंकि यहाँ माइनस है ये प्लस का है तो घट जाएंगे, माइनस का 10 आएगा, और माइनस के 2 जोड़ोगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि -12 हो चुका है परसेंट में, या फिर 12% की हानि, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए हम कह देंगे 12% की हानि हुई है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 41, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों के अंदर हमें एक चीज़ दी रहती है कि छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो हम इसको देखते हैं सबसे पहले, दोनों ही विषयों वाला। तो दोनों विषयों का क्या दे रखा है आपको, अनुत्तीर्ण दे रखा है, तो हम बाकी भी जो दे रखे हैं उनको भी अनुत्तीर्ण में चेंज करने की कोशिश करते हैं, या तो दिए रहते हैं या फिर उसी, जैसे यदि आपको उत्तीर्ण का दे रखा होता है या पास का दे रखा होता है, पास का यदि फेल का दिया होता है हम फेल में चेंज करने की कोशिश करते हैं। जो भी आपको दोनों विषय का डाटा दिया रहता है, तो यहाँ पर दोनों विषय का आपको फेल का डाटा दे रखा है, अनुत्तीर्ण का डाटा दे रखा है, तो हम बाकी को भी अनुत्तीर्ण में चेंज करने की कोशिश करेंगे। जैसे 80% छात्र भौतिक विज्ञान में पास हुए, तो हम कह देंगे कि कितने बचे, 20% छात्र ऐसे हैं कि जो भौतिक विज्ञान में फेल हुए। इसी प्रकार से 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुए हैं, तो 30% ऐसे छात्र हैं जो रसायन विज्ञान में फेल हुए हैं। ये फिजिक्स है, ये रसायन विज्ञान है। अब दोनों के अंदर कितने परसेंट फेल हुए हैं, 15% फेल हुए हैं, ये अपने को दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से अपने क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये 50 माइनस 15 करोगे तो ये 35% आ जाएगा आपका। ये जो 35% आया है ये ऐसे छात्र हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हुए हैं, ये हमारे पास आ चुका है। यानी कि चाहे एक में हुआ हुआ या दोनों में हुआ है, मगर फेल जरूर हुआ है। तो 35% टोटल ऐसे छात्र हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो 100 में से कितने बचे, 65% छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों विषय में पास हुए, क्योंकि किसी ना एक विषय में फेल को भी गिना गया है 35 के अंदर, चाहे दोनों में हो चाहे एक में, वो 35 में गिन लिया गया। तो बचे कौन से, अब जो दोनों विषयों में पास हुए, तो 65% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए। अब आपको देखो क्या दिया गया है, 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो टोटल भाग लेने वाले छात्रों की संख्या पूछी है परीक्षा में, तो 65% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 325 दे रखी है, और आपसे कितने की पूछी है, 100%, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। तो हम क्या करेंगे, 325 बटे 65 करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, इस प्रकार से करोगे। अब देखो 65 किससे कटता है, 5 से यदि मैं काटता हूँ तो ये आपका एक बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा, ऊपर काटें 5 6 30 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। 13 से काटोगे तो 5 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ चुका है, 500 आ जाएगा आपका। 500 स्टार्टिंग में बच्चे थे परीक्षा देने के लिए, 500 बच्चे थे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 43, दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात कितना है, 6:8 है, और उनका गुणनफल आपको दे दिया है। तो जब भी गुणनफल की बात आती है तो हम क्या मानते हैं, अनुपात में 6x और 8x, यानी x को साथ में मान लेते हैं। अब यदि आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो 6 इंटू 8 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 768 के बराबर है। 6 से यदि काटते हो तो कितनी बार जाता है, ये आपका एक बार जाता है, 2 बार और 4 बार, इतना आ जाएगा, 2 और 8 बार, 8 बार आ जाएगा। नीचे 8 बच चुका है, x
8 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा और उसके बाद में 4 और 8, 8 6 48, एक्स स्क्वायर 16 आ चुका है तो एक्स का मान 4 आ जाएगा। पूछा गया छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या 6x है, एक्स का मान 4 रखोगे तो ये आपका 24 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल 48 की बात करते हैं। एक्स का न्यूनतम मान बताना है जिसके लिए 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो कोई भी संख्या 9 से विभाजित हो, इसके लिए उसके जितने भी अंक है उन सब का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो 2 3 4 इनको जोड़ेंगे 9 हो जाता है, 4 5 इनको जोड़ेंगे तो 9 हो जाता है। ठीक है, तो अब बचा क्या, 6 बचा और x बचा है, तो इन दोनों का योग भी 9 हो जाना चाहिए, ये सब का योग 9 हो जाना चाहिए। तो 18 और 6 की बात करते हैं। 18 और 6, 18 और 6 कितना हो गया आपका 24। 18 और 6 हो चुका है, 24 हो चुका है। अब इसको 9 से विभाजित 27 होता है तो x का मान न्यूनतम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए 27 बनाने के लिए, क्योंकि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए x का मान कितना होगा, न्यूनतम मान की बात करें तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 55, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप उसके सबसे छोटे कोण के माप के दोगुने से 48 कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप बताना है। अब देखो समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे सबसे बड़े, आप एक चीज समझिए, देखो इसमें कितने तरह के कोण होते हैं, केवल 2 तरह के कोण होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि ये कोण x है तो ये कोण भी x होगा, इसी प्रकार से ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो यानी कि ये y है तो ये y होगा, यानी 2 ही तरह के कोण होते हैं। और एक और चीज होती है, जो आसन कोण है y और x, ये दोनों पास पास के जो कोण उनको आसन कोण कहते हैं, और आसन कोण का योग समांतर चतुर्भुज में 180 के बराबर होता है। दूसरी चीज ये दोनों चीज ध्यान रखनी है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर होते हैं और आसन कोणों का योग 180 के बराबर होता है। अब देखो बात करते हैं, उसने क्या कहा, सबसे छोटे कोण, यानी कि जो छोटा वाला कोण है उसका डबल करोगे, उसमें से 48 घटाओगे तो वो बड़ा वाला कोण आ जाएगा। ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण y मान लिया, ये क्या हो जाएगा, छोटा कोण x माना, इसका डबल का 48 घटाओगे इसके बराबर है। ठीक है, अब पूछा कौन सा है सबसे बड़े कोण का माप, यानी y, छोटा हमने x को माना है तो y हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ चुका है ये। अब दूसरी चीज जो हमें पता है यहाँ से कि x प्लस वाई, यानी दोनों कोणों का आपस के दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है, आसन कोणों का योग 180 के बराबर होता है। अब देखो हमें मान किसका बताना है, सबसे बड़े कोण का, यानी y का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह y का मान रखते हैं, तो इस समीकरण से आप x का मान निकाल दो। इससे मैं यदि x का मान निकालता हूं तो क्या आएगा, सबसे पहले तो ये 48 उधर चला जाएगा तो y प्लस 48 हो जाएगा, और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो x का मान मेरा इतना आ जाएगा। x की जगह आप ये रख सकते हो, मैंने रखा y प्लस 48/2 प्लस y बराबर 180, इतना आ जाएगा। और थोड़ा सरल करोगे, पूरे का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 2y हो जाएगा, बट्टे 2 आ जाएगा। इस 2 को बट्टे 2 आया है ना, अब इसको मैं अगले स्टेप में राइट साइड में ले जाऊंगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3y प्लस 48 हो जाएगा, और इस 2 को उधर ले जाया तो ये 360 हो गया। तो 3y बराबर 48 को अब आप उधर ले जाओगे तो ये 312 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से y का मान मेरा कितना आ जाएगा, 104 के बराबर आ जाएगा। तो बड़ा वाला कोण 104 आ चुका है, छोटे वाला कोण निकालना है तो आप मान रख के निकाल सकते हो। तो हमसे बड़ा पूछा है, आ चुका है, ऑप्शन नंबर 1 आ गया। सवाल नंबर 58 की बात करते हैं। यदि 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:5 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो यदि विकर्ण दिया है, वर्गों के विकर्ण दिया है, तो विकर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे यदि मेरा ए विकर्ण है तो विकर्ण का स्क्वायर का बट्टे 2, ये होता है क्षेत्रफल, विकर्ण के स्क्वायर का बट्टे 2। तो देखो 3 का, अब यदि ये दे रखा है आपको विकर्ण, तो ये नीचे 2 तो कांस्टेंट है, बस क्या करना है हमको, जो विकर्ण दिया है आपको उसका स्क्वायर कर दो, उसी के अनुपात में होंगे क्षेत्रफल। जैसे 3 दे रखा है विकर्ण पहले का तो 9 हो जाएगा क्षेत्रफल, यदि 5 दे रखा है तो 25 हो जाएगा। ये अनुपात हो चुका है इनका, 2 कांस्टेंट है इसलिए हमने उसको गिना नहीं। तो
तो 9:25 हो गया। अनुपात की बात करते हैं तो ये क्षेत्रफल का अनुपात आ चुका है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 59 की बात करें, 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है, ठीक है। 100 छात्र है जिसमें उसका माध्य कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा का उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 70 है, यानी 50 छात्रों वाली कक्षा एक और कक्षा है, उसका माध्य सभी बच्चों का माध्य 70 है। दोनों कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों का माध्य बताना है। तो क्या करोगे आप, इस 100 को इस 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। इसी प्रकार से 50 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये 3500 आ जाएगा। तो ये सभी छात्रों का देखो, हमने 100 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो इससे क्या हुआ कि जो भी इस क्लास के 100 छात्र से मान लिया कि प्रत्येक को औसत 25 अंक मिले हैं, तो सभी का कुल टोटल 2500 अंक हो गए। इसी प्रकार से यहाँ से दूसरी क्लास के कुल टोटल निकाल लिए। तो जब हम माध्य निकालते हैं तो क्या होता है, ऊपर तो योग निकालते हैं, योग निकाल लिया, नीचे टोटल नंबर ऑफ संख्याएं निकालते हैं तो टोटल बच्चे कितने हैं, इधर 100 है और इधर 50 है, टोटल 150 है, तो 150 से डिवाइड कर देंगे। दोनों को यदि जोड़ते हो तो कितना आएगा ऊपर, ये आपका आ जाएगा 35, 60 और 00 आ चुका है, 6000 आ चुका है। 150 से डिवाइड करना है, 1 0 से 1 0 कट गई, 15 से काटोगे तो 4 0 40 आ चुका है। यानी कि दोनों कक्षाओं का मिलाकर माध्य कितना हो चुका है, 40 हो चुका है, ऑप्शन नंबर 4 आ चुका है। सवाल 62 की बात करें, a tan अल्फा बराबर b दे रखा है तो कोस अल्फा का मान हमें बताना है। अब देखो, यदि tan अल्फा को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, b, a को इधर ले आया, ये हो चुका है। तो tan क्या होता है एक समांतर त्रिभुज में, यानी कि लंब b हो चुका है, बटे आधार होता है, यानी कि लंब बटे आधार होता है, ऊपर लंब आता है नीचे आधार आता है, तो लंब b हो चुका है, आधार a हो चुका है। तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, √b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब हमें कोस अल्फा का मान पूछा गया है, तो कोस अल्फा का मान क्या हो जाएगा, कोस अल्फा का मान हो जाएगा, यदि ये मेरा कोण अल्फा है तो tan अल्फा यदि ये था तो क्या हो जाएगा, a बटे आधार बटे लंब आधार बटे कर्ण होता है, a बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 63 की बात करें। देखो, ए बी सी डी 4 ऐसी संख्याएं हैं, ए और बी का लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम बी है। ए और बी की बात करते हैं, इन दो संख्याओं की यदि बात करते हैं तो इनका एलसीएम कितना आ चुका है, बी आ चुका है। यानी कि जो ए संख्या है वो बी के अंदर है, यानी बी संख्या के अंदर ए संख्या है, इसलिए इसका एलसीएम बी आ चुका है। आगे बात कर रहा है कि बी और सी के यदि एलसीएम की बात करें तो वो सी आता है, बी और सी की बात करते हैं तो सी आता है, और सी और डी की यदि हम बात करते हैं तो इनका एलसीएम कितना आता है, डी आता है। तो सभी संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, पूछता है कि ए बी सी डी इनकी बात करें तो इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, तो सभी का एलसीएम डी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो डी के अंदर ये सारी की संख्याएं होगी, जैसे कि ए और बी का एलसीएम बी आया, इसका मतलब क्या है कि ए है ना बी के अंदर छुपा हुआ है। हमने पहले बात करी थी कि यदि 5 और 10 दो संख्याएं हैं, ठीक है, एक 5 है एक 10 है, इनका एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। क्यों, क्योंकि 5 तो इसके अंदर भी और 5 इसके अंदर भी, इसमें 2 और है तो वो और आ गया, तो यानी कि ये 5 है ना इस संख्या के अंदर छुपा हुआ है, यानी इस छोटी संख्या का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो बड़ी वाली जो संख्या वही हमारी एलसीएम होती है। तो देखो ए और बी का यदि एलसीएम आया है तो यानी कि ए पूरी की पूरी बी के अंदर है, इसलिए बी आ गया है। बी और सी की बात करते हैं तो सी एलसीएम आया, इसका मतलब बी है ना जो सी के अंदर है, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से सी और डी का डी आया है तो यानी कि सी का पूरा पूरा भाग डी में जाता है, तो डी आ चुका है। तो यानी कि इसका इसमें जा रहा है, इसका इसमें जा रहा है, तो ए का डायरेक्ट डी में भी तो जाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, डी, क्योंकि इस डी में सबका भाग जा रहा है, ए का भी जाएगा, बी का भी जाएगा, सी का भी जाएगा, डी का भी जाएगा, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। सवाल नंबर 64 की बात करें, यदि सूची मूल्य पर 10% की छूट देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 36 प्राप्त होता है तो सूची मूल्य पर 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखो 10% की छूट का मतलब हो जाता है 90% मूल्य हो चुका है, और 20% की छूट का मतलब
80% विक्रय मूल्य। अब देखो जो 36 दे रखा है वो कब 10% की छूट यानी 90 की वैल्यू है वो। हमसे पूछा है कि जब 20% यानी 80% विक्रय मूल्य हो तब कितना होगा। तो यहाँ से जीरो कट जाएगा, 9 से इसको काटोगे तो 4 बार जाएगा, ये आपका 4 8 32 हो जाएगा। यानी कि जब 20% की छूट देते हो तो विक्रय मूल्य 32 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 66 की बात करते हो कि ये 11 से विभाजित होनी चाहिए। 11 से विभाज्य का रूल क्या है कि जो एकांतर क्रम में अंक है उनका योग, उनके योग को घटाओगे यदि आप, तो या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए। तो हम योग कर रहे हैं, 9 को आप 2 से जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, 8 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा और 6 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा। 25 हो चुका है। 3 को 4 से जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 7 में x जोड़ोगे तो 7x हो जाएगा। तो ये 7 प्लस जो x है वो या तो 0 आना चाहिए या 11 को गुना जाना चाहिए। ठीक है। अब देखो 0 आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 7 है। 7 में यदि आप ये x है जो एक ही अंक की संख्या है, एक ही अंक है, तो एक अंक यदि आप जोड़ोगे इसमें मैक्सिमम 9 तक जोड़ोगे तो 25 तो आ नहीं सकता, तो 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या हो कि वो 11 का गुणज हो। ठीक है। तो 11 का गुणज यानी कि इनका अंतर यदि 11 आ जाए तो हो जाएगा, 11 आ जाए या 22 आ जाए, तो 11 अंतर आ जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 11 अंतर आए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 14 7। यदि यहाँ पर मैं देखो आप इससे भी देख सकते हो, ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट कर दो कि सबसे पहले यदि मैं 2 रखता हूँ, यहाँ पर आप 2 रखोगे तो ये 9 हो जाएगा। अब 9 को यदि आप इसमें से घटाते हो तो 5 तो वो गए और ये 16 बच जाता है। यदि 9 घटाते हो तो 9, 16 तो 11 से डिवाइड नहीं है। उसके बाद में 5 रखोगे 12 हो जाएगा, 12 इसमें से घटाओगे तो 13 बचते हैं जो भी 11 से डिवाइड नहीं है। फिर आप 7 रखोगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा। अब 25 में से 14 घटेगा तो कितना आएगा, ये 11 बन जाएगा। तो ये 11 से डिविजिबल है, तो इसलिए x का मान क्या रखा जाए, 7 रखना पड़ेगा हमको। इसलिए आप लास्ट में ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 आ चुका है हमारा। सवाल नंबर 71, 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स का निर्माण करते हैं या 35 बॉक्स भर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 15 व्यक्ति 7 दिन में, और काम क्या है 35 बॉक्स भरने का, तो जो काम है टोटल वो नीचे आ चुका है। इसी प्रकार से 5, ठीक है, 15 व्यक्ति कितने, अब कितने दिन कितने व्यक्ति भरेंगे, यानी x व्यक्ति 5 दिन में 65 बॉक्स भर सकते हैं, ये हो चुका है। तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि अब देखो आप सॉल्व करो इनको। 5 से यदि मैं करता हूँ तो ये हमारा यहाँ पर 3 बार जाता है। 7 से यदि इसको काटते हो तो ये आपका 5 बार जाता है, इस प्रकार से जा चुका है। 5 से इधर काटोगे तो ये 13 बार जाएगा। तो हमारे पास x का मान कितना आ चुका है, ये 13 3 x बराबर 39 आ चुका है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 79, एक समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 4:1 दे रखा है। देखो 4:1 दे रखा है, हमें पता है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। ठीक है। तो हमारा यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों का योग, यानी दोनों के योग की वैल्यू 180 के बराबर होती है। तो 5 की यहाँ से वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, 5 एकम 5 3 15 और 5 6 30, 36 आ चुकी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू तो आई है, ये 5 का भाग दे दिया हमने 180 में, एक की वैल्यू हमारे पास 36 आ चुकी है। ठीक है, एक की वैल्यू 36 आ चुकी है, यानी कि जो छोटा वाला कोण है वो 36 डिग्री का है और बड़ा वाला कोण 4 को 36 से करोगे 72 144 डिग्री का है। यानी कि अंतःकोण और बहिकोण का अनुपात था, तो बहिकोण हमारा बाद में 36 डिग्री का हो चुका है। अब हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का या बहिकोणों का योग 360 के बराबर होता है। एक कोण 36 का है, टोटल 360 के बराबर होता है। तो 360 को प्रत्येक कोण यदि 36 का है, टोटल से भाग दे दिया एक कोण को, तो नंबर ऑफ भुजाएं आ जाएगी बहुभुज की, कितनी होगी 10 आ चुकी है, भाग दिया हमने, तो ये आपका 10 आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 80 की बात करते हैं। आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, 3:4 है वर्तमान का इनका। अब क्या कह रहे हैं कि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 हो जाती है। अब से 20 वर्ष बाद कितनी है, 62 है।
तो अब कितनी है, तो इसमें से आप 20 घटा दो, क्योंकि ये 20 वर्ष बाद है, तो 20 घटाओगे तो 42, यानी कि वर्तमान में आलोक की जो आयु है वो 42 है। कहने का मतलब 3 की वैल्यू हमारे पास 42 है, तो 1 की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी आपके पास, 14 आ जाएगी। अब पूछा क्या, अनिल की वर्तमान आयु पूछी है, तो ये 1 की वैल्यू यदि 14 है तो 4 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। सवाल नंबर 81 की बात करें, 1200 की एक राशि पर 3 वर्ष में दो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 10.80 है। उनकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात की। ब्याज दरों का, यानी हम कहें कि 1200 रुपये 3 साल में, पहले एक्स दर थी, ठीक है, इस प्रकार से जो ब्याज आया बटे 100 करते हैं। दूसरी बार 1200 था, ब्याज 3 साल में, दर अब की बार वाई मान ली, ठीक है। इनका अंतर कितना आ चुका है, दोनों का, दोनों ब्याजों का अंतर 10.80 है, यानी कि पहले से ब्याज निकाला, दूसरे से निकाला, दोनों का अंतर 10.80 है, ये कह रहे हैं। अब हमें बताना है कि ब्याज यानी दरों का अंतर बताना है, तो यहाँ से 1200 आपका कॉमन आ जाएगा, 3 भी कॉमन आ जाएगा, 100 भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर हमारे पास बच जाएगा x माइनस वाई बच जाएगा, जो कि 10.80 के बराबर होगा। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएगी, ये हो चुका है। अब देखो ये ब्याज दरों का अंतर है, ये निकालना है हमें। बाकी सारी संख्याओं को उधर ले जाते हैं। इतना आया, नीचे 1200 आ गया, और क्या आ जाएगा, नीचे 3 भी आ जाएगा, इतना आ चुका है। अब देखो 1 जीरो से आप 1 जीरो काट दो, ये 12 से 10 बार जाएगा, और इसकी बात करो तो 12 से 9 बार जाएगा, ये हो चुका है। अब ऊपर कितना बच चुका है आपका 9, नीचे 3, तो ये 3 से और कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/10। 3/10 को हम 0.3 भी लिख सकते हैं, कि यानी कि हमारी दर परसेंट कितनी आ चुकी है, 0.3 आ चुकी है। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 84 की बात करें, यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 15, 20 और 30 है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है हमें। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो नीचे का परिमाप है यानी फर्श का परिमाप निकालोगे, और उसको आप ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या करोगे, आपके पास ये लंबाई हो गई है, ये चौड़ाई हो गई है, इससे आप क्या करोगे, फर्श का परिमाप निकालोगे। परिमाप, फर्श क्या एक आयताकार है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। ये निकाल लो सबसे पहले आप, और फिर क्या करना है, उसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देना है। ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यही हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे आप, कि फर्श का परिमाप निकालोगे, तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई आ गया, उसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है आपके पास वो आ जाएगा। कमरे की जो ये चारों दीवार है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास। तो मान रखो अब इसके अंदर लंबाई हो चुकी है 15 हो चुकी है, चौड़ाई की बात करते हो तो 20 रख दो, और ऊंचाई की बात करो तो 30 रख दो। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30 5 35 हो चुका है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इधर 30 है, तो ये आपका हो चुका है 75, और 75 को फिर 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो 75 तिये कितना होता है, 3 5 15 इकाई, हासिल 21 और 1 22, और पीछे जीरो लग गई है, 22 50। ऑप्शन 21 आ रहा है। चारों दीवारों का, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 2100 आ रहा है। देखो इसको किया, 75 नहीं आएगा, ये 35 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 70 आता है, और 70 को 30 से करोगे तो आपका 2100 आएगा। यहाँ पर गलती होगी, तो 2100 मीटर स्क्वायर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 86 की बात करें, दी गई तालिका में वर्ष 2013 और 2017 तक के दौरान चाय के बागानों द्वारा किए गए व्यय को दर्शाया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इस वर्ष में कर और ऋण का ब्याज पर हुआ कुल व्यय ईंधन आदि पर हुए व्यय से कम है। देखो ये आ गया आपका कर और ब्याज, कर तो ये है आपका, और ये आ गया ऋण पर ब्याज। इन दोनों का योग है ना, इन दोनों का योग पूछा गया, इन दोनों का योग इससे ईंधन से कम किस वर्ष के अंदर है। जब देखो पहले को जोड़ते हो आप, 2013 की बात करते हैं,
2013 में अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, केवल मैं पॉइंटों को पीछे वाले को छोड़ रहा हूँ, आगे वालों को भी जोड़ोगे ना आप, 18 और 4 को जोड़ोगे तो 22 आएगा, जो कि 20 से ज़्यादा है, कम नहीं है। इसी प्रकार 7 और 22 को जोड़ोगे तो ये आपका 29 आएगा, जो 23 से ज़्यादा है, कम देखना है हमको। 8 और 16 को जोड़ोगे तो 24 आएगा, जो कि 19 से ज़्यादा है। 6 और 17 को जोड़ते हो तो ये 23 आता है, जो कि 28 से कम है। यानी कि ये इसके अंदर कम आ रहा है इन दोनों का योग। यहाँ पर 23 और पीछे करोगे तो पॉइंटों में कुछ आ जाएगा 75 के आसपास, तो ये इसमें कम आ रहा है 23.75, जो कि 28.8 से कम है। और चौथे की लास्ट की बात करते हैं, 2017 की बात करें तो 10 और 1 31 आता है, जो कि 30 से ज़्यादा है। तो ये आपका 2016 हो जाएगा। 2016 में ऐसा है जैसा दिया गया उन्होंने, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल 87 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया, वर्ष 2013 से 2017 के वेतन पर औसत वार्षिक व्यय लगभग कितना था। वेतन की बात कर रहे हैं, सैलरी की बात कर रहे हैं, इन सबको जोड़ना है आपको 2013 से 2017 तक। जब आप सबको जोड़ोगे 60, देखो पहला है 60.5, फिर है 68.4, उसके बाद में है 62.8, फिर 67.2 और फिर है 84.0। इन सबको यदि आप जोड़ते हो ना तो ये आपका आ जाएगा 342.9, ये आ जाएगा। अब पूछा है इनका औसत करना है आपको, तो 342.9 बट्टे 5 करोगे, क्योंकि 5 है, 2013 से लेकर 17 तक 5 साल हो गए, तो 5 से यदि आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 68.58 आ जाएगा। ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका, यहाँ से हो चुका है। सवाल नंबर 88 की बात करते हैं। 5 वर्षों की अवधि में, 5 वर्षों की अवधि में व्यय का परास रेंज, व्यय की इसमें से किस मद के लिए लगभग समान है। वो कह रहा है कि जो ये रेंज है, रेंज क्या होती है, सबसे छोटी वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसी को परास कहते हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो परास है किन दो के अंदर समान है, ये कह रहे हैं। वो कह रहा है कि 5 अवधि के लिए व्यय की परास व्यय की इनमें से किस मद, यानी किस मद के लिए लगभग समान है। जो परास है वो किस मद के लिए, यानी किस व्यय के लिए समान है। सैलरी के लिए सैलरी या किस में से समान है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें सबसे छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू का अंतर देखना पड़ेगा। जैसे सैलरी की बात करें, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 60.5 है, और सबसे बड़ी वैल्यू 84.04 है। तो 84.0 में से आप क्या करोगे, 60.5 को घटाओगे, इसको घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 5 आ जाएगा, एक का यहाँ हासिल 3 आ गया और ये 2 आ गया, तो ये आ चुका आपका 23.5 अंतर। फ्यूल में से आप ऐसा करोगे, सबसे छोटी वैल्यू है 19.4 और सबसे बड़ी वैल्यू है 30.2, तो यहाँ पर आप 30.2 लिखोगे और 19.4 लिखोगे, इनका अंतर निकालोगे तो 8 आ गया, इकाई हासिल 10, 0 इकाई, यानी 10.8 आ चुका है। तीसरा बोनस की बात करोगे तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी 0.4 आती है और सबसे बड़ी वैल्यू बात करते हो तो 0.96 आती है। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो मैं 0 लिख ली, 6 घटाया 5 आ गया और ये 0.56 आ चुका है। चौथे की बात करते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑफ लोन की बात करते हैं। यहाँ यदि सबसे छोटी वैल्यू की बात करो तो 4.88 है और सबसे बड़ी वैल्यू की बात करो तो ये आपकी 10.11 है। इसमें से यदि घटाओगे तो यहाँ 3 आएगा, 9 आ चुका है, 2 आ गया और यहाँ 1 आएगा, 5 हो चुका है, यानी 5.23 आएगा। यह आपका 5.23 आ चुका है। कर की बात करते हो, कर कितना देर का है, सबसे छोटी वैल्यू की बात करें तो 16.8 है और सबसे बड़ी वैल्यू की बात करें 21.6, सबसे बड़ी वैल्यू तो 21.6 है, सबसे छोटी वैल्यू 16.5 है, 16.8 है। इनको यदि आप घटाते हो तो यहाँ से 8 आ जाएगा, एक का हासिल 7, 7 इसमें से करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 22.6, 22.6 तो करोगे ये कितना आ जाएगा, ये हो चुका है 7, यहाँ से घटाओगे तो 5 आ जाएगा, 2 यानी 5.8 आ चुका है। तो अब देखो इनमें से कौन सी दो परास समान है, ये परास निकाल दी हमने, यानी सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू घटा देते हो तो वो आपकी रेंज या परास आ जाती है। सारी हमने सबकी परास निकाल दी अलग अलग।
अब कौन सी दो बराबर है, ये 23 है, ये 10 है, ये 0.56 है, ये 5.8 है और ये 5.23 है। तो ये दो बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन और टैक्स बराबर है। ठीक है, यानी कि इसको कहेंगे हिंदी में दर और इसको कह देंगे हम कि लोन ऑन इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर ऋण, ऋण पर ब्याज। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है ऋण पर ब्याज और कर में जो रेंज है ना वो बराबर है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 89 की बात करते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में वेतन पर व्यय की वृद्धि 20% से अधिक है। तो देखो, वेतन सैलरी की बात कर रहा है, इस पहले कॉलम को देखना है। अब हम यदि केवल मैं पूर्णांक को ले लेता हूँ, केवल इसको ले लेता हूँ, इंटीजर को ले लेता हूँ, 60 को। अब इसका यदि आप 10% की बात करो तो कितना होगा, पीछे से एक जीरो हटा दो यानी 6 होगा। 20% की बात करते तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि 12% की वृद्धि करो, 60 का अगले साल 12 बढ़ा तो कितना हो जाता है, लगभग 72 होना चाहिए। इनके बीच का अंतर अंतर देखो आप 8 ही आ रहा है, यानी कि यहाँ तो नहीं होगा। पूछा गया कि कहाँ 20% की वृद्धि हो रही है पिछले साल की तुलना में। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ तो कमी हो रही है। यदि यहाँ बात करते हैं 2015 और 2016 की, तो यहाँ तो 5 का अंतर आ रहा है, हमें 12 से ज़्यादा अंतर देखना है। यदि यहाँ बात करते हैं 2016 और 2017 की, मैंने 60 का लिया, यदि 60 की भी बात करें ना तो 12 होता है 20%। यहाँ पे तो देखो 65 आया, 68 आया, इनका तो और ज़्यादा होता है 20%। तो यहाँ पर 12 का ही अंतर नहीं आ रहा है, तो और ज़्यादा का तो कहाँ से मिलेगा। अब 67 और जब 84 की बात करते हैं तो यहाँ आप अंतर देखो, 67 और 84 की बात करते हैं तो यहाँ अंतर देखते हो तो कितना आता है, ये लगभग 7 आ चुका है, एक आया 7 और यहाँ से एक आया 17 आ चुका है। तो यहीं आपको सबसे ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है और बाकियों में तो आ भी नहीं रहा है, 12 का भी अंतर। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2017 साल ऐसा हो जाएगा जिसके दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 20% से अधिक वृद्धि हुई है। तो 2017 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। और अब है सवाल नंबर 97। 2.84 2.84 है, ठीक है, 2.84। इसको आपको किस में चेंज करना है, इसको हमको चेंज करना है घंटे, मिनट और सेकंड के अंदर। तो आप क्या करोगे, 3 भागों में ऐसे बांट लो। तो 2 तो है ना जो, वो तो हमारे हो गए घंटे। अब हमें 0.84 को मिनट में चेंज करना है, तो इसके लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 0.84 पॉइंट वाले को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यदि आप मल्टीप्लाई किया है तो 6 से आप गुणा करोगे, पीछे तो 0 आ जाएगा। 6 से करोगे, 6 चौक 24, 2 आई हासिल, 6 8 48 और 2 50। अब दशमलव 2 स्थान है, दाईं ओर से 2 स्थान के बाद लगाओगे तो इतना आ चुका है। अब आप इसमें से जो इंटीजर है उसको ले लो, पूर्णांक वाला ले लो, दशमलव वाला छोड़ दो। तो ये 50 आपका क्या हो गया, मिनट हो गए। ठीक है, अब 0.40 जो बचा है वापस से उसको 60 से मल्टीप्लाई करो, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो सेकंड में करोगे तो डबल तो 0 आ चुकी है, 2 0 आ चुकी है। अब 4 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ चुका है 24। दशमलव दाईं ओर से 2 स्थान के बाद तो यहाँ लगा दोगे तो आपके 24 सेकंड आ चुके हैं। अब आपके पास आ चुका है 2 घंटे 50 मिनट और 24 सेकंड। 2 घंटे 50 मिनट 24 सेकंड, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। तो ये हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा पेपर हो चुका है कंप्लीट। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। पीडीएफ आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।